नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। एक और जहां कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए दर दर भटक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए कोरोना में कारगर दवा रेमडेसिविर की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। लिहाजा पुलिस दिल्ली से लेकर यूपी और महाराष्ट्र तक कई मुनाफाखोरों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। देखिए। हिंदुस्तान में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार से सांसों का संकट खड़ा हो गया है। हजारों कोरोना संक्रमित मरीज जिंदगी और मौत की जंग लड़ने पर मजबूर हैं। देश के कई हिस्सों से अस्पताल में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी की शिकायत मिल रही है। वहीं जरूरी दवाओं के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। इन्हीं दवाओं में सबसे अहम है रेमडेसिविर इंजेक्शन, जो कोरोना के चंगुल से जिंदगी को बचाने में सबसे अहम मानी जा रही है। लेकिन जिंदगी देने वाली इस दवा पर सांसों के सौदागरों की काली नजरें गड़ गई हैं, जो मुनाफा कमाने के लिए गिद्ध बन चुके हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में जान बचाने के नाम पर चंद लोग मौत का खेल खेल रहे थे, लेकिन असली दवा के नाम पर नकली दवा बेचने का काला कारोबार करने वाले अब कानून के शिकंजे में आ चुके हैं। यूपी पुलिस की गिरफ्त में आए यही वो 7 लोग हैं जिन पर आरोप है कि ये कोरोना पीड़ितों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर नकली इंजेक्शन बेच रहे थे, वो भी काफ़ी ऊंचे दाम पर। नोएडा पुलिस ने 7 आरोपियों से 9 नकली रेमडेसिविर समेत कई इंजेक्शन बरामद किए हैं। 7 लोगों को अरेस्ट किया है। इन 7 लोगों में से 3 मेरठ के, 3 हापुड़ के और 1 फर्रुखाबाद का रहने वाला है। ये लोग बेसिकली एक निमोनिया में यूज होने वाले इंजेक्शन के ऊपर रेमडेसिविर का रैपर लगा करके बेच रहे थे और इनके पोजीशन से 9 इस तरह के इंजेक्शन मिले हैं जिसपे रेमडेसिविर का रैपर लगा हुआ है। 1 इंजेक्शन बिना रैपर का है और 4-5 अन्य इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी मेडिकल पेशे से जुड़े हैं और वो अस्पताल के आसपास जाकर टारगेट की तलाश करते थे। वहीं गंभीर हालत में मरीजों और उनके परिवार वालों से संपर्क कर रेमडेसिविर इंजेक्शन को 40 से 50 हजार रुपये में बेच देते थे। आफत की इस घड़ी में कोरोना पीड़ित और उनके परिवार की निगाहें रेमडेसिविर इंजेक्शन पर टिकी हैं और इसी उम्मीद को धोखा देने में जुटे हैं कई मुनाफाखोर, जिन पर शिकंजा कसने के लिए भी पुरजोर तैयारी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के कालाबाजारियों के खिलाफ जिला प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। चंद्रपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में 1 डॉक्टर, 2 नर्स समेत कुल 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी रेमडेसिविर इंजेक्शन को 25,000 रुपये में बेचते थे। पुलिस ने 2 दलालों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है और कालाबाजारी के मामले में अभी और गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही है। बिहार की राजधानी पटना में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन के कालाबाजारियों का नेक्सस फैला नजर आ रहा है। यहाँ भी सांसों के सौदागर मुनाफा कमाने के लिए गिद्ध बनकर अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। पटना के कंकड़बाग थाना इलाके में छापेमारी करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। अभी तो इसके पास 3 फाइल मिली है, जिसको ये लोग 1 फाइल तो 40,000 में डील कर रहे थे। टोटल 1,20,000 का डिमांड था इनका और इसी में वो ट्रैप हुए हैं। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? गिरफ्तारी इसको हम लोग कंकड़बाग से ही की है और हम लोग इसे कंकड़बाग थाने लेकर आए हैं। कितने लोग? अभी 3 लोग हैं। इनके तार भी पीछे भी हैं। हम लोग अभी इसको जाँच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की डील करीब 1 लाख रुपये में फाइनल हुई थी। सांसों के सौदागरों के तार कहां तक जुड़े हैं, इसकी तफ्तीश के साथ दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अब छापेमारी की जा रही है। एमपी के इंदौर में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। मुनाफाखोरों पर लगाम लगाने के लिए आईजी हरि नारायण चारी मिश्र ने SIT टीम का गठन किया है। पुलिस की एक SIT टीम बनाई गई है जो कि एडिशनल एसपी के नेतृत्व में है और लगातार इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इंदौर में कालाबाजारी के मामले में अब तक 17 आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई हो चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन।
चलिए, कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। एक तरफ तो रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, अब ये जानते हैं कि सरकार के आखिर क्या कुछ प्रयास रहे हैं। प्रदीप माहौर जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है ब्रजेश जी आपका। और इसके साथ ही अभिजीत विश्नोई जी हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप माहौर जी आपके पास आना चाहूंगी, आप विस्तार से समझाएं कि सरकार की अब आगे की प्लानिंग क्या है। करिश्मा जी, देखिए, सबसे पहले तो जो अभी रेमडेसिविर के बारे में बात हो रही थी या बाकी मेडिसिन के बारे में बात हो रही थी, तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो बैकग्राउंड में क्या हुआ था कि अपने यहाँ पे गाइलाइड लाइफ साइंसेज जो है वो इंडिया में ऑथराइज है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कराने के लिए। उन्होंने 6 मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में बनाए हुए थे और जनवरी में ऐसा देखने में आया इनको कि इंडिया के अंदर डिमांड इसकी 0 हो गई, शून्य हो गई, कोई भी डिमांड नहीं थी इसकी। उसके बाद में इन्होंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग रोकी, क्योंकि पहली हमारी जो फर्स्ट वेव आई थी उसका एक्सपीरियंस ऐसा था कि इस मेडिसिन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही थी, क्योंकि उस वेव के अंदर जितने भी लोग थे वो हॉस्पिटल में पहुंचते थे, बहुत जल्दी ठीक भी होते थे। कुछ में जरूर कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने में आए थे, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस का जो परसेंटेज था वो बहुत कम था, इसलिए इस मेडिसिन की इतनी डिमांड उस समय पे नहीं आई थी। तो प्रीवियस एक्सपीरियंस को देखते हुए कंपनी ने इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी काफी कम कर दी। अभी करंट में जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हुए हैं, इसमें कई सारे नए मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस दिया गया है और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर कैपेसिटी टोटल हुआ करती थी 25 to 30 लाख की, उसको बढ़ा के 38 लाख वायल्स पर मंथ की कैपेसिटी कर दी गई है। इसी प्रकार से बाकी जितनी भी मेडिसिन हैं जो कि कोरोना के लिए मैंडेटरी हैं और उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जा रही है। दूसरी तरफ जो हमारे डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वो ज्यादा अच्छा जानते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए कैसे करना है, लेकिन उनको भी थोड़ा सा, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर भी लिखा था कि दूसरी भी ड्रग्स अवेलेबल है जैसे डेक्सामेथासोन, क्योंकि हमारी 38 लाख की कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग की। एक पेशेंट को 3 वायल्स के आसपास, 3 या 4 वायल्स के आसपास देना पड़ता है मोटा मोटा, तो उनको भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि जिस चीज की अगर कमी है, अगर वो पेशेंट को नहीं मिल पा रही है, तो थोड़ी सी दूसरी ड्रग्स भी प्रिस्क्राइब करें, जिससे कि पेशेंट दर दर भटकते ना घूमे और उनको आसानी से ड्रग्स मिल जाए, उनका ट्रीटमेंट भी हो जाए। ठीक है, ये बताएं, क्योंकि इंदौर से ऐसे बहुत सारे केस सामने आए हैं कि जहां पर कालाबाजारी धड़ल्ले से चल रही है। हालांकि कोशिशें हैं सरकार की कि कंट्रोल किया जा सके, लेकिन फिर भी इस चेन को आखिर नहीं तोड़ा जा रहा है। अब तो जगह जगह से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि इसमें डॉक्टर्स भी शामिल हो जाते हैं, नर्स भी शामिल हो जाते हैं, तो आखिर मरीज किस पे भरोसा करे? करिश्मा जी, देखिए, इसमें मरीज की तो बिल्कुल भी गलती नहीं है 1% भी, क्योंकि मरीज जो कि एक पेशेंट है जिनका और इतनी क्रिटिकल कंडीशन में है, उनको तो जहां से भी मेडिसिन मिलेगी, जिस भी कॉस्ट में मिलेगी, वो लेके आएंगे। ये इसमें सरकार तो सख्त कदम उठा रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारत देश है हमारा, हम इस भारत देश के अंदर रहते हैं, कम से कम जब लोग मर रहे हैं उस समय पे कालाबाजारी कर रहा है कोई अगर, तो उस व्यक्ति को इतनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि दुनिया देखे क्या हश्र होता है इस तरह की कालाबाजारी करने का। इस तरह की, मैं तो उनको कालाबाजारी भी नहीं, मौत के सौदागर बोलता हूं ऐसे लोगों को जो इस प्रकार की विभत्स हरकत जो है ऐसे समय में कर रहे हैं, जिस समय में सारे स्वयंसेवी संगठन, हम सब लोग चिंतित हैं कि कैसे करके हमारा राष्ट्र जो है वो सही तरीके से सारे लोग ठीक हो जाएं। ऐसे समय में इस प्रकार की एक्टिविटीज करने वाले, इनको बिल्कुल भी माफ नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ लोग हैं जो कि आपदा को अवसर के तौर पे देख रहे हैं और हमारा भी लगातार यही निवेदन है और यही कोशिश है कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक मुहिम चलानी चाहिए और ताकि ये लोग इस प्रकार की हरकतें न करें। इसलिए बहुत जरूरी है सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाना, एक अच्छा एक्शन लेना। ब्रजेश पांडे जी, आप क्या सोचते हैं? देखिए करिश्मा जी, मैं तो समझ रहा हूँ कि बिना सरकारी संरक्षण के इतना बड़ा तामझाम इस देश के अंदर कोई नहीं। आप मुझको एक बात बताइए कि मुंबई के प्रिंटिंग प्रेस से इसके रैपर जो है वो प्रिंट होके तैयार होते हैं, इसके बाद गुजरात के रास्ते होते हुए जो है मुंबई से होते हुए इंदौर तक इनका पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। ऐसा लगता है कि इनको बिना सरकारी संरक्षण के उन्हें कोई कार्य कर सकते हैं? कदापि नहीं कर सकते। मैं पहले दिन से सभी महत्वपूर्ण चैनलों में, नेशनल चैनलों में इस बात की मांग कर रहा था जिसके प्रधानमंत्री जी से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, किस पर रासुका से कड़ी धाराएं लगनी चाहिए, क्योंकि ये जो लोग जो जीवन और मृत्यु के बीच मौत के सौदागर बनकर बैठे हुए हैं कुंडली मार करके, इन सब के साथ सरकार को सख्ती दिखाना पड़ता। एक कड़ा अच्छा राजा वही होता है जो कड़ा प्रशासक होता है। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार का मैसेज इनके बीच अभी ढंग से गया नहीं। जब तक आप इनके बीच इस मैसेज भेजने में सफल नहीं होंगे, तब तक ये लोग धड़ल्ले से अपने काम करते।
80 रुपए की कीमत है रेमडेसिविर इंजेक्शन की। वो कीमत ये लोग 35-40 हजार रुपए बना के बाजार में बेच रहे हैं। ये जो दलाली का नेटवर्क है, इसमें बहुत सारे राजनेता भी सम्मिलित हैं। कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी क्यों नहीं, इनके खिलाफ सख्ती बरतना चाहिए सरकार को। रासुका से बड़ी धाराओं का इस्तेमाल करके इनकी कभी क्यों जवाब दीजिए प्रदीप माहौर जी। कांग्रेस का कहना है सरकारी संरक्षण मिल रहा है, कोई अधिकारी इसमें शामिल है। बिल्कुल, बहुत ही शर्मनाक शब्द उपयोग किया कि सरकारी संरक्षण मिल रहा है। ये समय जो है क्राइसिस का है, इस समय सबको मिलकर काम करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, सरकारी संरक्षण मिल रहा है, तो क्या छत्तीसगढ़ के अंदर आपकी सरकार जो है इन लोगों को सरकारी संरक्षण दे रही है? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, आपको शायद पता होगा। हमारे जो कांग्रेस के मित्र जो है पांडे जी, इनको शायद पता होगा। तो छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, तो वहां पे बोलूंगे, मैं कहीं नहीं बोल रहा हूं कि सरकारी संरक्षण मिल रहा है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो होता है उसका काम होता है प्रोटेक्ट करना। उसके बाद भी कभी भी 100% क्राइम नहीं रुकता है, और सरकार क्या काम करती है, उस क्राइम को मिनिमाइज करने का काम करती है, जो कि सरकार आज के समय में कर रही है। इतने सारे लोगों को पकड़ा जा रहा है, इसी मुहिम का ही एक हिस्सा है। छत्तीसगढ़ सरकार भी कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार भी कर रही है, इसके अंदर कोई भी दोषी नहीं है। सरकार कभी भी इस प्रकार की विभत्स घटना में शामिल नहीं हो सकती। इस तरह की बातें करना कांग्रेस के हमारे मित्र को पूरी तरीके से अशोभनीय और निंदनीय है। ब्रजेश पांडे जी, आप जवाब दीजिए, इसके बाद मुझे अभिजीत विश्नोई जी के पास भी जाना है। प्रदीप जी को मैं कहना चाह रहा हूँ, तो रामायण में तुलसीदास जी ने इसको उद्धृत किया है कि मत कीरित गत भूत भुलाई, जब तिहि जतन जहां तिहि पाई, सो जानव तत्संग प्रभावु, लोकहु वेद न आन पाऊ। अरे आप इस तरह अपने आप को क्लीन चिट साबित करके कहना क्या चाह रहे हैं? आज देश के क्लीन चिट में साबित कर ही नहीं रहा हूं। कोई मैं काम तो बोल रहा हूं कि अगर आप दोषारोपण कर रहे हैं तो आपकी भी कहीं ना कहीं सरकार है भाई साहब, वो भी उसमें ताकत चाहिए। हमारे भाजपा के लोग बाद में निकलते हैं। मैं कह रहा हूँ कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी दल का हो, अगर वो इस तरह के मुद्दे में इन्वॉल्व है, लोगों के एक करके अपनी बात रखे। ये मंच लड़ने झगड़ने के लिए नहीं है, आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए नहीं है। ठीक है, अभिजीत विश्नोई जी आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। अभिजीत विश्नोई जी, करंट में जो सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, और एक रात बुरी खबर आज जैसे कि ये आई कि एक और मेडिसिन की मंजूरी मिल चुकी है DGCI की तरफ से। हालांकि अभी इसको वक्त लगेगा कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, लोगों पर क्या रिजल्ट आ रहा है, लेकिन फिर भी आप क्या सोचते हैं, इसको लेकर भी आपसे जानकारी लेना चाहूंगी। और इसके साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी एक होड़ मची हुई है मार्केट में, तो ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन लोगों को कि जिन लोगों के दिमाग में ये भरा हुआ है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन लेंगे तो ही मरीज ठीक हो पाएगा? बहुत अच्छी बात करी है। सबसे पहले तो हम जो नई ड्रग आई है DRDO की तरफ से, उस पर बातचीत कर लेते हैं। जो नई ड्रग है उसका नाम 2DG है, डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ये ड्रग जो है, आपको मैं बता दूं कि इसके बनाने की शुरुआत हमारे DRDO ने चालू करी थी पिछले साल अप्रैल के माह में। अप्रैल के माह से इस साल 1 साल पूरा लग गया उनको, अलग अलग फेज 2 और फेज 3 ट्रायल करते करते, और तब जाके उन्होंने ये मार्केट में अब लॉन्च करने के लिए प्रोडक्शन स्टार्ट किया है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी हैदराबाद के थ्रू। जब कोई भी ड्रग इतनी पक्का होके आती है कि वो फेज 2 फेज 3 ट्रायल कर लेती है, तो डेफिनेटली उससे जो आपको बेनिफिट मिलना है, जो पेशेंट्स को बेनिफिट मिलना है, उसका काफी हद तक ये तय रहता है, क्योंकि वो पूरी रिसर्च के साथ ही बनती है। तो DRDO का हम सबको दोनों हाथ जोड़कर के सलाम करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए उनको कि उन्होंने इतनी अच्छी उपलब्धता कराई है। दूसरी ओर ये भी है कि क्योंकि ये गवर्नमेंट एजेंसी ने इसको रिसर्च किया है, तो ड्रग के ऊपर एक सबसे ज्यादा बड़ा खर्चा होता है रिसर्च का, जिसके कारण उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रिसर्च जो है, इसका प्राइस भी सरकार के कारण रिसर्च की वजह से कम हो गया होगा। तीसरी बहुत अच्छी बात इसमें यह है कि इसका बेस है ग्लूकोज। ग्लूकोज आप सब जानते हैं कि कोई भी छोटी छोटी मेडिकल में भी आसानी से उपलब्ध रहता है, बहुत आसानी से बहुतायत में उपलब्ध रहता है, तो इस वजह से इसका मास प्रोडक्शन में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसकी अच्छी बात यह है कि ये आपको ऑक्सीजन डिपेंडेंसी कम करवा देता है, जल्दी ठीक होने में मदद करता है। पर अगेन इसका मतलब ये नहीं ले लेना है कि इसको हमने ले लिया है तो हम इससे बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाए और हमें कोविड नहीं होगा। दूसरी बात आपने कही रेमडेसिविर इंजेक्शन की। अब रेमडेसिविर इंजेक्शन पे आते हैं। नो डाउट ये एक लौती ऐसी दवाई है आज की तारीख में कोविड-19 में, जो FDA के थ्रू अप्रूव कर दी गई है। हालांकि कई रिसर्च उसके बाद ये भी आए हैं कि इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, पर हाँ, आज की तारीख में अगर अप्रूव ट्रीटमेंट की बातचीत करें तो ये रेमडेसिविर ही एक लौता ड्रग है। हालांकि अगेन इसका जो बेनिफिट है वो जो पहले सप्ताह में अर्ली केसेस में दिया जाए तब ये ज्यादा फायदेमंद होती है।
कई जगह ये हो रहा है कि जो कम जानकार हैं, जो जिन्होंने रिसर्च नहीं पढ़ी है, वो इसको एंड स्टेज में देते हैं कि अब स्कोर सिटीज का 15 के ऊपर हो गया, 10 के ऊपर हो गया है तो इसको देना पड़ेगा। ये तरीका ट्रीटमेंट का फिलहाल मैं नहीं मानूंगा कि उतना ज्यादा सही है। तीसरा, जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया की भी जानकारी हमें दी कि उन्होंने डेक्सामेथासोन नाम की एक दवाई को यूज करने को बोला है रेमडेसिविर के अगेंस्ट में। तो सर, मैं आप ही से एक निवेदन भी करना चाहूंगा, आपके समक्ष ये जानकारी भी रखना चाहूंगा कि रेमडेसिविर जो है बेसिकली वायरस के अगेंस्ट काम करने वाली एक दवाई है, और जो डेक्सामेथासोन दवाई है ये एक प्रकार का स्टेरॉयड होता है। स्टेरॉयड सब में नहीं दिया जाना चाहिए। कुछ रिसर्च ने अलग अलग ड्यूरेशन भी बोले हुए, जिसको मेरे को ओपन मंच में बोलना सही बात नहीं होगी, क्योंकि किसी भी तरह से मैं नहीं चाहता हूं कि कोई गलत मरीज उसको समझ जाए और लगातार उसको लेने लग जाए। स्टेरॉयड एक काफी महत्वपूर्ण ड्रग होती है बॉडी के रिएक्शन रोकने के लिए, जिससे लंग्स का डैमेज बचाया जा सकता है, पर यह रेमडेसिविर का रिप्लेसमेंट नहीं है। सब केसेस में हमें स्टेरॉयड देना भी नहीं होता है, और देने के बाद में कई बार इसके कई साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो इसलिए प्रॉपर मेडिसिन, जो एमडी मेडिसिन या चेस्ट फिजिशियन है, वही इसको दें तो ज़्यादा उचित होएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात यहाँ पे कही। प्रदीप माहौर जी, आपने सुना डॉक्टर साहब ने क्या बात कही, तो बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही रिसर्च बेस के साथ ही दवाइयाँ मरीजों को दी जाए तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर साहब ने जो बात कही, मैंने जब ये डेक्सामेथासोन की बात कही थी तब भी मैंने ये बात कही थी कि जो डॉक्टर्स हमारे प्रिस्क्रिप्शन देते हैं वो उसको ही हम लोग कंसीडर करें, लेकिन सिर्फ ये एडवाइस करी थी कि जहां पे एसेंशियल ना हो रेमडेसिविर, क्योंकि अगर कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, हमको मालूम है कि वो मेडिसिन आसानी से नहीं मिलेगी, उसके बाद में हमको कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट के बारे में सोचना होगा। डॉक्टर्स ज्यादा अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, वो उसके ऊपर विचार करें। ठीक है, ठीक है। ब्रजेश पांडे जी, आपको कुछ बात रखनी है? मैं तो अपने काबिल मित्र से इतना ही कहूंगा, चिकने घड़े पर पानी ठहरता नहीं, जहां मुर्गा बाग नहीं देता वहां क्या अंधेरा नहीं होता। अरे उसकी तह तक आपको जाना पड़ेगा। आपके एक सांसद मध्य प्रदेश के, उन्होंने साफ तौर से मीडिया के सामने कहा कि लोगों को इससे रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के जो कोरोना पेशेंट है उनके परिजनों को खासतौर से एक मानसिक बीमारी सी हो गई है, और इसकी वजह से अगर हम पानी भी लगा करके उसके रैपर में भेज डाल दें तो लोगों को लगेगा कि रेमडेसिविर लग गया है और वो स्वस्थ अपने को महसूस करने लगते हैं। ग्लूकोज, नमक, अन्य चीजों को मिला करके जो नकली प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं ऐसे लोग, क्या आप मुझको बताइए, बिना सरकारी सिस्टम की इस चीजों को आप कोई कार्य कर सकता है? पुलिस को खबर न हो, इनके पास इंटेलिजेंस है, इनके पास देश, इनके पास आईबी है, इनके पास सीआईडी, सारी संस्थाएं इनके पास है। ऐसे लोग जो कर रहे हैं, और एक की संख्या में नहीं, लाखों लाख की संख्या में नकली इंजेक्शन पकड़ में आ रहे हैं। एक साल से इस देश में कोरोना करिश्मा जी एक दिन का तो है नहीं, कल परसों आ गया हो। एक साल से देश के अंदर लोग इस आपदा को झेल रहे हैं, और इस आपदा के समय जो लोग अवसर तलाश रहे हैं सरकार के पास, या जो नीति नियम, मैं भी सरकार के 14 मंत्रालय में डायरेक्टर रह चुका हूँ, भारत सरकार में, यूपीए सरकार के समय, और सभी केंद्रीय समितियों में सदस्यता, चाहे कोयला मंत्रालय चाहे और या रेल रहा, सबके केंद्रीय समिति में सदस्यता। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बड़े उससे दमदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता था ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का सुरजेवाला जी के साथ। हम लोगों ने काम किया, अपोजिशन की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होते थे, जमीनी काम किया है। हमको पता है सरकार का तंत्र न चाहे तो एक सुई की भी खनक इनको होती है। सरकार न चाहे जिस दिन कोई चोरी चमारी नहीं कर सकती, ये बड़ी स्पष्ट बात है। इस बात को कहीं न कहीं सरकार को मानना पड़ेगा, अपनी कमी मानना पड़ेगा, सरकार को प्रशासन के बीच अपना खौफ बनाना पड़ेगा। प्रदीप माहौर जी, एक बात समझाएं, कुछ ऐसे केस सामने आए जिसमें इंजेक्शन में ग्लूकोज मिलाकर मरीजों को दिया जा रहा था, ऐसे में जवाबदारी किसकी बनती है? डॉक्टर्स की भी तो बनती है ना। जवाबदारी जो है स्टेट गवर्नमेंट की बनती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन लोगों को पकड़ा गया। अभी हमारे मित्र बार बार ये चीज उठा रहा है कि इतने लोगों को पकड़ा गया, इतने लोगों को पकड़ा कुछ लोग थे। अब आप सोचिए ऐसे कितने गिरोह होंगे और ये नेटवर्क कितना बड़ा फैला होगा, किन किन राज्यों तक ये नेटवर्क होगा, अब तक कितने लोगों को ऐसी इंजेक्शन लगी होगी और उसके बाद रिजल्ट नहीं मिला हो जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई हो। करिश्मा जी, जो भी ऐसे लोग हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उनको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे छत्तीसगढ़ के अंदर भी बहुत सारे केस है। मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो भी इसमें लगी होगी कि इस प्रकार के लोगों को छोड़ा जाए। कहीं भी कोई सी भी सरकार हो, कोई भी किसी भी हालत में एक भी लूपहोल नहीं छोड़ना चाहेगी जिससे एक भी ऐसा व्यक्ति जो है वो निकल के आए जो कि नकली दवाई जो है पेशेंट तक पहुंच पाए, है ना। कहीं भी कोई सरकार नहीं छोड़ना चाहेगी। हमारे मित्र बार बार बीजेपी की बुराई करने में लगे हुए हैं। ये समय ऐसा है जिस समय सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, इस समय में ये बीजेपी, कांग्रेस, ये छोटे छोटे धड़ दल, ये सब हटाइए।
किस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं, किस प्रकार से लोगों की सहायता कर सकते हैं, किस प्रकार से इस तरह के लोगों को पकड़वाया जा सकता है, इसके ऊपर ध्यान करें हम लोग। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ब्रजेश पांडे जी अगर कुछ ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं तो आप बिल्कुल सरकार के संज्ञान में ये मामले डालेंगे, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि मिलजुल कर अगर काम करे तो ज्यादा बेहतर होगा। करिश्मा जी, मैं बड़े विनम्रता से अपने मित्र से ये आग्रह करना चाहूँ कि जो स्थिति बनी है, प्रशासन अभी सत्ता में कौन बैठा हुआ है, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र में मोदी जी की सरकार, हम लोग सत्ता में नहीं बैठे हैं। जब कमलनाथ जी के पास सरकार थी, शुरुआत हुआ था कोरोना का, उन्होंने तत्काल रेमडेसिविर इंजेक्शन तो नहीं पर वेंटिलेशन और सबकी व्यवस्था शुरू कर दिया। अभी हम कांग्रेस भाजपा की बात नहीं कर रहे, देश के अंदर एक विपदा आई हुई है और इस विपदा में हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री जी को कहा था कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ। लेकिन मेरा सीधा सा कहना ये है, पांडे जी इतनी छोटी सी जानकारी आपको होनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो हैंडल करना स्टेट का काम रहता है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे पंजाब हो। बात से कह रहा हूँ आपको, बिना सरकारी संरक्षण के कभी भी इस तरह की घटनाएं घटित नहीं हो सकती। अस्पताल के डॉक्टर इन्वॉल्व है, नर्स अस्पताल है, कंपाउंडर इन्वॉल्व है, दवाई मेडिकल स्टोर इन्वॉल्व है। सरकार को पता नहीं सरकार की इंटेलिजेंस क्या कर रही है भाई। एक मिनट, और एक दो दिन नहीं हो रहा, ये लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। करिश्मा जी, बढ़ती हम तो आपसे कह रहे हैं कि ऐसे प्रकार की बातें कर रहे हैं। अभिजीत बिश्नोई जी, मैं आपके पास जी, ठीक है, प्रदीप माहौर जी बात रखे संक्षिप्त में जी। हाँ, बहुत स्ट्रिक्टली बोलना चाहूंगा कि अगर कहीं एक डॉक्टर पकड़ाया जाता है या एक नर्स पकड़ाई जाती है तो उंगलियां जो है हमारे सारे स्वास्थ्य कर्मियों पर ना उठाई जाएं, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य कर्मी दिन रात काम कर रहे हैं, बहुत थक चुके हैं, उसके बाद भी उठे हुए हैं रात के 12-12 बजे तक और सुबह 4 बजे से काम में लग जाते हैं। जो लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं, उन पर कार्रवाई करिए, कठोर कार्रवाई करिए। ठीक है, चलिए अभिजीत बिश्नोई जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि दवाइयों की कालाबाजारी तो चल रही है, ऐसे में ये बताएं कि आखिर इसकी पहचान किस तरीके से की जा सकती है, कुछ इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? मैम, थोड़ी सी जानकारी तो मैं ये देना चाहूँगा आपको कि यदि जो हमारी प्रदेश की फिलहाल सरकार है, भाजपा सरकार, यदि वो इंजेक्शन्स के नाम, देखिए 5-6 कंपनियां ही हैं जो रेमडेसिविर इंजेक्शन बना रही हैं, अगर ये सरकार अपनी इन कंपनियों के नाम और हर जिले में किस किस मेडिकल शॉप पर इनको स्टॉकिस्ट बना करके रखवाया गया है उसके नाम सार्वजनिक कर दे, तो मेरे हिसाब से मरीज ही खुद समझ जाएगा कि ये तो कोई दूसरे नाम का रेमडेसिविर इंजेक्शन है, ये तो नकली होने की संभावना है। साथ ही में अगर वो कोई आम दुकान पर लेने पहुंच गया जहां पे उसका स्टॉकिस्ट है ही नहीं, तो जरूर कहीं ना कहीं से या तो ये चोरी की आई हुई होगी या तो ये गलत आई होगी। इसमें प्रशासन को भी उसको पकड़ने में सफलता मिल सकती है। बाकी यदि बात कही जाए सिर्फ देख करके अगर कोई पहचान कर दे कि ये रेमडेसिविर का इंजेक्शन असली है या नकली है, ये कोई भी नहीं बोल सकता है। आपदा को अवसर बनाने में हर कोई जानता है कि हर कोई लगा हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इसके समर्थन में है। अब कानून के अनुसार इसको क्या सजा दी जाएगी ये तो वही जाने, पर आम जन का तो यही हृदय से आवाज आती है कि जो लोग इंसान की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनको सीधे सीधे आपको सजाए मौत सुना देनी चाहिए, क्योंकि जब वो किसी दूसरे की जान की कदर नहीं करते तो ऐसे लोगों को खुद भी जीने का हक नहीं होता है। ठीक तो रेमडेसिविर इंजेक्शंस के अलग अलग नाम, उनकी कंपनी, इसको सार्वजनिक कर देना चाहिए और उनको रखे जाने वाले स्टोर्स के नाम। ठीक है सर, आप सभी लोग बने रहे मेरे साथ, आगे भी हम चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, मैं फौरन हाजिर होंगे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे, दवाओं की कालाबाजारी पर और चर्चा करेंगे। चलिए, तो दवाओं की कालाबाजारी पर हम बात कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप माहौर जी बीजेपी की तरफ से, ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, अभिजीत बिश्नोई जी हमारे साथ जुड़े हैं हेल्थ एक्सपर्ट। अभिजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप जिस तरीके से आप कोरोना के इस स्ट्रेन को देख रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि आंध्र का भी एक स्ट्रेन है जो कि बहुत ज़्यादा घातक माना जा रहा है, तो कुछ खास प्रिकॉशंस आप बताएं कि इस दौरान बरतने पड़ेंगे, क्योंकि अलग अलग टाइप के स्ट्रेन मिल रहे हैं। ऐसे में आप सबका शरीर अलग तरीके से रिएक्ट करता है उन स्ट्रेन को लेकर, तो कुछ खास जानकारी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें। अभिजीत जी, आप तक मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, मेरी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, अपनी बात रखें। जी अभिजीत जी, अपनी बात रखें।
जी, तो ये जो थर्ड स्ट्रेन है बेसिकली ये सबसे ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये फैल ज्यादा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी सिवियरिटी कितनी आएगी ये इस पर कुछ भी नया प्रॉपर रिसर्च मटेरियल अभी तक आया नहीं है। हाँ, ये आशंका लगाई जा रही है कि शायद क्योंकि ये फैलेगा ज्यादा तो इसलिए ज्यादा लोगों को ये ज्यादा हद तक बीमार भी कर सकता है, खासतौर से बच्चे और बुजुर्गों में ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके अलावा अगर हम देखे जाए तो ऐसे पेशेंट जो कि किडनी के मरीज हैं, लिवर जिनका खराब चल रहा है या फिर जिनका शुगर बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड है, ये बहुत ज्यादा सीवियर रिस्क पे चल रहे हैं। शरीर में इम्यूनिटी डाउन होने के कारण साथ में शुगर अप होने के कारण एक बहुत ही खतरनाक बीमारी चालू हो गई है वापस से। ठीक है, चलिए ब्लैक फंगस इसको कहते हैं, बिल्कुल, जो कि जानलेवा भी हो रहा है, तो उससे भी बचने की तैयारी हमको करना चाहिए। एंटी फंगल एक दवाई काम आती है, ये बहुत बिल्कुल सर, कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है जिसकी वजह से आपकी आवाज़ ठीक तरीके से मिल नहीं पा रही है, लेकिन जो आप बात रख रहे थे कि आजकल ऐसे केस सामने आए हैं और खुद राजधानी भोपाल से भी ऐसे केस मिले हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से भी, जहां पे आंखों पर सीधा इसका असर हो रहा है। प्रदीप माहौर जी, दूसरी वेव को लेकर तो सरकार ने कहा कि अब ये एक सुनामी की तरह आई, तैयारियां थी लेकिन उस प्रकार से संसाधन नहीं थे। अब तीसरी लहर का तो आपको पहले से ही अंदेशा हो चुका है, तो उम्मीद करती हूँ कि तीसरी लहर को लेकर तो सरकार की पूरी यहाँ पे तैयारियां होंगी, क्योंकि दूसरी लहर में हमने देखा कि देश का क्या हाल हो रहा है। बिल्कुल करिश्मा जी, देखिए क्या है, दूसरी जो लहर थी तो देश प्रिपेयर्ड नहीं था, ये बात सत्य है, और लहर आएगी ये सबको पता था, लेकिन जो लहर आएगी इसमें पेशेंट्स का हॉस्पिटल जाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी ज्यादा रहेगी ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। जितने भी प्रेडिक्शन थे वो हम हिस्टोरिकली ले रहे थे, तो हमारी पहली वेव आई थी तो उसके हिसाब से ले रहे थे, पूरी दुनिया यही कर रही थी। लेकिन एक तो आश्चर्य की बात यह है कि ये जो वेव आई ये भारत में ही क्यों आई और हमारे जो पड़ोसी देश हैं आसपास वहां पे क्यों नहीं आई। ठीक है, सब लोग बचे रहे, अच्छी बात है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी होने की बात जो है जो सामने आ रही है उसको भी हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते। थर्ड वेव की जहां तक बात है, मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करूंगा कि थर्ड वेव ना आए और इतना खतरनाक ना हो। लेकिन प्रदीप जी, आपको नहीं लगता कि लगातार इतनी छूट देने के कारण इतने ज्यादा मामले बढ़े? आपने तो सब चीजें चालू करवा दी, दूसरी लहर का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अंदेशा होता। मैं यहाँ पे अब वक्त नहीं है इस पर बात करने का, आरोप प्रत्यारोप लगाने का, अब आगे की ही तैयारियों के बारे में हम बात करेंगे और किस तरीके से सिचुएशन पर काबू पाया जाए। लेकिन थोड़ी बहुत कमियां तो सब रही है, एक एंड पे कमियां तो रही है। ठीक है, देश प्रिपेयर्ड नहीं था, लेकिन कमियां कुछ तो रही हैं। अगर एक साल में आप तैयारियां कर लेते तो ये नौबत तो नहीं आती। नहीं करिश्मा जी, बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं, कमियां देखिए रही हैं तभी तो समस्या आ रही है। अगर कमियां नहीं होती तो समस्या बिल्कुल नहीं आती। चलिए, मैं तारीफ करूंगी कि आपने इस बात को स्वीकारा। जी, भारत के अंदर हमारे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अभी बीच में ऐसी बातें आ रही थी कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो ऑक्सीजन कैसी बातें कर रहे हैं प्रदीप जी? आप कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं है भारत देश के अंदर। दिल्ली की अगर मैं बात बताऊं, ऑक्सीजन का संकट है, सांसों का संकट है। भोपाल की बात बताऊं, आपको नहीं दिख रहा है लेकिन ग्राउंड पे है सर, समझिए। जी बिल्कुल, मैं बात पूरी कर सकता हूं करिश्मा जी, आपको आपका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा पूरी तरीके से। मैं ये जो बोल रहा हूं फिर से बोलता हूं कि भारत के अंदर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन हमारे यहाँ बहुत है। हमारे यहाँ जो कमी थी वो क्रायोजेनिक जो टैंकर्स है जिसके अंदर ऑक्सीजन जा सकती है। क्रायोजेनिक टैंकर्स एक ऐसे टैंकर्स होते हैं जिसमें टेम्परेचर जो होता है इसको काफी कम रखा जाता है, तब जाके ऑक्सीजन उसमें स्टोर की जा सकती है। उन्हीं टैंकर्स में ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, जिसकी कमी थी। हमने अभी कई देशों ने तो भारत को ये टैंकर्स पहुंचाए हैं, जिसमें इजराइल से भी हम लोगों के पास टैंकर्स आए हैं और रशिया से भी कई सारे टैंकर्स इस तरह से आए हैं। ये सारी तैयारियां जो चल रही हैं वो इसलिए चल रही हैं कि इस वेव से भी लड़ा जा सके और आगे अगर ऐसी कोई भी संभावना बनती है, ईश्वर करे कि ऐसी संभावना ना बने, लेकिन अगर इस तरह की कोई वेव आती है, थर्ड वेव जिसको बोल रहे हैं, अगर आती है तो उससे पूरी तरीके से निपटा जाए और देश पूरी तरीके से तैयार रहे उसके लिए। चलिए ठीक है प्रदीप जी, ठीक है। आपका जो कहना है वो आप जिस तरीके से देख रहे हैं, और अगर हम बाहरी दुनिया के चश्मे से देखें ना तो इस वक्त देश में बहुत ज्यादा संकट है। ब्रजेश पांडे जी। करिश्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए बधाई दूंगा कि आप देश के उन 10 सर्वश्रेष्ठ टैंकरों में गिनी जाती हैं जो सच को सच बोलती हैं। हमारे काबिल भी तो शायद ये बताना भूल जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश की माननीय अदालतें कह रही। मद्रास हाई कोर्ट का फैसला, जबलपुर हाई कोर्ट का फैसला, केरल हाई कोर्ट का फैसला, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला, ये इस बात की बानगी है कि जीवन में 2 तरीके की विपदाएं आती हैं। एक नियंता द्वारा निमित्त की गई कोई विपदा हो और दूसरा मानव त्रुटियों के द्वारा निमित्त की गई कोई बात। कि 1 साल से कोरोना का दंश देश झेल रहा, आज की बात नहीं है। आप लगातार 5 राज्यों में चुनाव करा रहे थे, धड़ाधड़ रैलियां हो रही थी, नेताओं का आना जाना हो रहा था, बाहर के लोग वहां जा रहे थे, वहां के लोग इधर आ रहे थे।
उसके बाद वहां पर कोरोना का विस्फोट होता है। ये क्या मानव त्रुटियां नहीं है? दूसरी महत्वपूर्ण बात, ऑक्सीजन की कमी को लेकर के अभी मित्र हमारे कह रहे थे, डॉक्टर साहब ने अच्छी बात कहा, डॉक्टर साहब से मैं सहमत हूँ अभी अमित जी से। देखिए ऐसा है कि ये आपको पता होना चाहिए प्रदीप जी कि जिस समय देश में रेमडेसिविर की बात आई, देश के अंदर ओपन टेंडर किया गया और एक हिमाचल की कंपनी थी, उस कंपनी ने सूरजपुर की ट्यूलिप फॉर्मुलेशन प्राइवेट कंपनी ने, उसने भी टेंडर किया, सरकार ने उसका टेंडर रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद उसने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचना शुरू कर दिया। सरकार को देखना चाहिए था ना कि जो कंपनियां इसके लिए फॉर्म अप्लाई करी उनकी पूरी जांच पड़ताल करे, अगर उसके बाद कोई कार्य करते तो उस पर कार्रवाई। उस कंपनी को प्रोटेक्शन किसका मिला था? वहां के चीफ मिनिस्टर साहब के ओएसडी। ये हम नहीं कह रहे, ये हिंदुस्तान टाइम्स ने। तो कम से कम कुछ भी इतने महत्वपूर्ण चैनल में बैठने के पहले तथ्य और तर्कों दलीलों को पढ़ के। प्रदीप माहौर जी क्या कहेंगे आप? करिश्मा जी आपने अच्छा किया, मैं इनको बताना चाह रहा हूँ, ऑक्सीजन की कमी जो है ये पूरी की पूरी लापरवाही है। पीएम केयर फंड के पैसे बाद में रिलीज किए गए। हम आपको क्या बताएं, बहुत दूर की बात नहीं, विदिशा देख लीजिए, बैतूल देख लीजिए, शहडोल देखिए, सीधी देखिए, सतना देखिए, बहुत से जिले मध्य प्रदेश के हैं जहां पर कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही की वजह से सामने आए केस, कोरोना के केसेस बढ़े, क्योंकि लोगों ने ध्यान नहीं दिया ऑक्सीजन की। जो 25-30 हजार रुपए में रिप्लेस किया सकता था, उसको एकदम से कबाड़ में फेंक दिया गया था, जहां जहां प्लांट लगे भी थे। तो सरकार की गलतियां थी, सरकार को बैठ के अभी भी चिंतन करना पड़ेगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, एक कमेटी बनाइए, उसमें सोनिया गांधी जी हो, उसमें अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, ये कमेटी बैठ के निर्णय करके सरकार बताए कि आप तो बहुत गहरी रिसर्च करके आए हैं ब्रजेश पांडे जी, मानना पड़ेगा। लेकिन जो आपने यहाँ पे ये प्रस्ताव रखा है सर्वदलीय बैठक का, प्रदीप जी क्या उसको स्वीकार करते हैं? क्या आपको लगता है कि एक बैठक ऐसी होनी चाहिए, सभी दलों से मत लेना चाहिए? जी का नाम जो अभी तक नहीं आया था आ गया इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, और पॉइंट ये उठाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह पे चुनाव कराए। ये बार बार बात आ रही है, सोशल मीडिया पे बार बार बात आ रही है, और मैं इसका पूरी तरीके से जवाब देना चाहूंगा। पहली चीज ये है कि जो बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव कराए ऐसे समय में जिसकी वजह से कोरोना फैला, तो चुनाव हमने नहीं करा, चुनाव जो है थोपे गए थे। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये प्ली दी गई थी वेस्ट बंगाल के लिए भी कि, और ये जो है हमने नहीं प्रेजेंट करी है, किसी थर्ड एडवोकेट ने प्रेजेंट करी थी, जिसके अंदर उन्होंने पूरी तरीके से इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं किया। इन्होंने प्रेजेंट तो ये किया था कि कोरोना की वजह से यहां पे इलेक्शंस नहीं होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसको ढंग से प्रेजेंट नहीं किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के पास ऑप्शन ही नहीं बचा कि वो कोर्ट में जाके और इसको रोक लगा सके इसके ऊपर। लेकिन प्रदीप जी, इस पे तो रोक लगाई जा सकती थी कि आखिर कितने फेजेस में चुनाव हो। प्रदीप जी सुनिए ना, ठीक है, मैं आपको मौका दूंगी। एक सवाल मेरा भी है, इस पे तो रोक लगाई जा सकती थी ना कि आखिर बार बार लोग उसके। ठीक है, मैं आपको समय देती हूँ, बोलिए अपनी बात जी। बिल्कुल पूरा करने का मौका दीजिए। दूसरी चीज, अगर ये उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शंस की बात है, उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हुए उसके ऊपर भी सरकार जो है पूरी तरीके से कोर्ट के अंदर गई, और कोर्ट ने इसको फैसले को मना कर दिया कि यहाँ पे चुनाव जो है टाले नहीं जा सकते, क्योंकि सरकार ऑलरेडी लेट हो चुकी है। इस प्रकार के जो अभी आज के समय में देखना आ रहा है कि कोर्ट अभी इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि जो चुनाव हुए इसकी वजह से हुआ, इसके लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, मैं राज्य जो हमारे न्यायपालिका है उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, लेकिन न्यायपालिका को भी थोड़ा इसमें गंभीर होना पड़ेगा कि जब इस तरह की कोई भी समस्या लेके आते हैं तो उसको गंभीरता से निपटा जाए, और जब अगर ये समस्या खड़ी हो जाती है तो आप सरकार के ऊपर थोप नहीं सकते। सरकार हर तरह से कोशिश करती है, सरकार चाहती है कि जो भी समस्या है उनसे निपटा जाए, लेकिन हर चीज को सरकार के ऊपर थोपा नहीं जा सकता कि चुनाव कराना भी आवश्यक है, ये भी कोर्ट बोल दे, और जब चुनाव हो जाए तो उसके बाद कोरोना फैला, वो भी क्या बोलते हैं सरकार के ऊपर थोप दिया। अगर चुनाव हमारे ऊपर आता है तो उसको लड़ना हमारी मजबूरी हो जाती है। तो इनकी एक सवाल का मैं दूसरे जवाब देना चाह रहा था। जी चलिए ठीक है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हर जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती, कुछ जिम्मेदारी जनता की भी है और कुछ जिम्मेदारी विपक्षी दल की भी है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास ब्रजेश जी, सवाल का जवाब दूंगी। अभिजीत विश्नोई जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। अब क्योंकि तीसरी लहर के संकेत मिल रहे हैं, तो ऐसे में अब तैयारियां सरकार की क्या होनी चाहिए? कुछ खास सलाह आप एज एन हेल्थ एक्सपर्ट होने के नाते क्या देना चाहेंगे?
जो है उसके हिसाब से हमें तो ये मानते हुए चलना है कि जो आज हमारी स्थिति है कम से कम 1.5 से 2 गुना बदतर स्थिति हमारी तीसरी लहर में होगी, तब जाके कहीं हम शायद कुछ उस हद तक के इंतजाम कर पाए कि जिससे हम अपने आम जन को राहत दे सकेंगे। एक बहुत ही अहम मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है मैम, जो कि जैसे सेकेंड वेव में देखा जा रहा है कि वेंटिलेटर्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो अपनी जान गंवा रहे हैं और वेंटिलेटर की कमी के कारण भी समय पूर्व ही चले जा रहे हैं। ऐसे में हमारा जो सागर का बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है, वहां पे अभी रिसेंटली जानकारी आई है कि 50 के आसपास वेंटिलेटर पड़े हुए हैं जो शायद इस्तेमाल नहीं आ पा रहे हैं। ये संख्या 50 से ज्यादा भी हो सकती है। अब वो इस्तेमाल में नहीं आ पा रहे हैं, क्या है, क्योंकि वो या तो खराब है या उसको यूज करने वाले डॉक्टर्स वहां पे उपलब्ध नहीं है। ऐसे में हमें लगता है कि अपने रिसोर्सेज को पहचानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। जितनी भी दवाइयां जो कि कोविड में एंटीबायोटिक के तौर पे दी जा रही है या फिर कोविड वाली रेमडेसिविर दी जा रही है, चाहे वैक्सीनेशन दी जा रही है, इन सब के मास प्रोडक्शन को ध्यान में रखना चाहिए। अभी बहुत सारी चीजें ये भी होती जा रही हैं कि जैसे रॉ मटेरियल, जैसे एजिथ्रोमाइसिन दवाई हो गई जो इसमें दी जाती है, सिंपल पैरासिटामोल का जो आपको रॉ मटेरियल मिलता है, इस रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया है। तीसरा, सरकार के जरिए एक कदम और उठाया जा सकता है कि इस संकट की स्थिति में जैसे सिंपल सा पल्स ऑक्सीमीटर जो 500-700 रुपए या 1000 रुपए के अंदर आ जाया करता था, आज की तारीख में उसका भी कीमत बढ़ गई है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत बढ़ गई है। सरकार ने जीएसटी तो कम करी है, पर इनका जो मूल जो इनकी एमआरपी हुआ करती थी उसी में इजाफा कर दिया गया है। जिस तरह से सरकार अस्पतालों के ऊपर रोक लगा रही है कि आप इससे ज्यादा पैसे नहीं ले सकते हैं, उसी प्रकार से सरकार को इन कंपनियों के ऊपर भी लगाना चाहिए कि आपको जो भी कीमत आप 2019 में लिया करते थे उतनी कीमत आप आज भी लें। तो ये लगता है मुझे कि आगे के हिसाब से तैयारी होने में ये भी काफी चीजें मदद करेंगी। ठीक है। बेड्स का तो जैसे मैं आप ही के चैनल पे देख रहा था कि भोपाल में अभी 1000 बेड का चालू होने वाला है, जबलपुर में जल्द ही 500 बेड का एक कोविड केयर सेंटर चालू होने वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो रातों रात ना तो रिसर्च तैयार होती है, ना साइंटिस्ट तैयार होते हैं, ना डॉक्टर तैयार होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से हाउ टू इंक्रीज, मतलब ओवरऑल नंबर ऑफ डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर कैसे बढ़ाया जाए, ये लॉन्ग शॉर्ट गोल लेकर के हमें और आगे बढ़ना चाहिए। टारगेट कोविड केयर के बेड सिर्फ बढ़ाना नहीं होना चाहिए। कोविड खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या है, पर आगे चल के आप अपने मेडिकल कॉलेजेस कितने खोल सकते हैं, कितने ज्यादा डॉक्टर्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस पर भी फोकस कहीं ना कहीं सरकारों को करना चाहिए। बिल्कुल। प्रदीप माहौर जी, ये सवाल तो आपसे बनता ही है क्योंकि इस वक्त देखिए कि हालात ऐसे हो चुके हैं कि बहुत अगर मार्केट में भी आप जाएंगे तो जो दवा पहले बहुत सस्ते दामों में मिलती थी, आजकल वो बहुत महंगे दामों में मिल रही है। तो ऐसे में कुछ रियायतें तो यहाँ पे मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पे पल्स ऑक्सीमीटर का ही हम देख रहे हैं 1500-1700 रुपये में मिल रहा है, जो कि एक वक्त पे 500-800 में मिलता था। ऐसे में आम आदमी के बजट का भी तो सोचना है। बिल्कुल करिश्मा जी, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्सेशन रिड्यूस कर रही है, लेकिन डॉक्टर साहब ने भी अच्छी बात उठाई कि हमारे यहाँ जब भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की जो बात चल रही थी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो है उसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर चाइना है और उसने 20% कॉस्ट इसके ऊपर इंक्रीज कर दी है, ये देखते हुए कि इंडिया के अंदर अभी डिमांड ज्यादा है। तो और दूसरी चीज ये है कि कई सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो चाइना से आ रहे थे उनके शिपमेंट्स भी रोके गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा भी देखने मिल रहा है कि यहाँ पे ये जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो वर्कआउट कर रही थी क्यों कोरोना फैल रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं एडिशन है। लेकिन इंडिया के अंदर अभी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं। यहाँ पे हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बनाने के लिए लग रहे हैं और गवर्नमेंट उनको पूरा सपोर्ट कर रही है। इसी प्रकार से जो बड़ी बड़ी एक फैक्ट्रीज का भी स्थापित की जा रही है जिससे कि वेंटिलेटर्स की हमारे यहाँ पे इंडिजिनसली प्रोडक्शन हो पाए, बाहर के देशों पे डिपेंडेंट ना रहे। ठीक है, ये अच्छी भी बात है। और इस वक्त भारत देश को जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की नीतियां भी रही हैं कि जिसकी वजह से इतना ज़्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है और ये काबिले तारीफ है। ब्रजेश पांडे जी, आपके पास आना चाहूँगी कि देखिए अब ये आप ठीकरा नहीं बोल सकते कि सिर्फ एक ही सरकार को सोचना है कि इस वक्त मेडिकल फैसिलिटीज़ को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। मैं नहीं चाहूँगी इस समय आप आरोप प्रत्यारोपियों को सियासत हो, सुझाव जरूर आप दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी ऐसा होता है कि सरकार की वजह से ऐसा हुआ, केंद्र सरकार की नीतियां ऐसी थी। आप सुझाव के तौर पे आखिर क्यों नहीं देते हैं? समय समय पर अगर आपके भी तरफ से सुझाव आते रहे तो इसको तो स्वीकारा ही जाएगा। करिश्मा जी, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सच भी यही है कि निंदक निरे राखी आंगन कुटी छवा। हम सुझाव भी देते हैं तो हो जाते हैं बदनाम वाली स्थिति यहाँ हो जाती है। हम तो इनसे बार बार विनयपूर्वक आग्रह करते हैं कि आपने प्रदेश देश छोड़िए, जिले में जो क्राइसिस कमेटी बना रखी है, आपदा प्रबंधन समिति, उसमें आपने सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों को रखा है, विपक्ष का एक भी व्यक्ति को आपने नहीं रखा है उसमें। जबकि सोशल जो समाज सेवी है और अलग अलग फील्ड के जो लोग हैं
विपक्ष के भी एक दो लोग को उसमें रखना चाहिए, वो आपने नहीं रखा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर साहब ने जो बात उठाई उसके पहले मैं कह ही रहा था कि ऐसे हमारे यहाँ ऑक्सीजन के प्लांट जो है वो कबाड़ में पड़े हुए हैं, उनको बहुत कम पैसे में, कहीं पे 1.5 लाख रुपए में, कहीं 2 लाख रुपए में आप उसको मेंटेन करके चालू कर सकते थे, आपने वो नहीं किया। ऐसे बहुत सारे वेंटिलेशन पड़े हुए हैं। इनके मंत्री की गाड़ी से, एम्बुलेंस से आपने देखा ही हो तो स्टिंग ऑपरेशन ने पप्पू यादव ने उसका खुलासा कर दिया था, कितनी सारी जीवन रक्षक कोरोना की दवाइयां पड़ी हुई मिली थी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा, इसको सरकार को तारांकित करना चाहिए, बिंदुवार बैठ के समीक्षा करना चाहिए नीति आयोग के सदस्यों को साथ बुला करके। साफ तौर से मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि बंगाल के चुनाव को 8 केस में करने की जरूरत नहीं, उसकी वजह से बंगाल के अंदर कोरोना का कहर बढ़ा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सरकार ये जो कह रहे हैं लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूशन की धारा इनको पढ़ना चाहिए, 52(1)(c) और 19(1)(b)(c) दोनों को पहले अध्ययन करना चाहिए संविधान की धाराओं को। ये सारा जुडिक्शन पावर लेजिस्लेटिव के पास होता है, एक स्ट्रक्चर पास करके ये चाहते हैं चुनाव बढ़ा सकते। ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से मैं इनसे ये भी कह दूं कि कम से कम अब तो ये स्थिति देश में बन चुकी है कि आप सभी लोगों के साथ बैठ करके अभी भी मशविरा करके ठोस निर्णय ले, क्योंकि इस देश के सामने महामारी नहीं महाआपदा टूट पड़ी है। लाखों लोग कोरोना के कारण जो है काल के कूदार में समा चुके हैं। इसलिए अब सब मैं तय छोड़ करके एक हो जाएं और आपस में एक सूत्र से कार्य करें। प्रदीप माहौर जी, प्रदीप माहौर जी, विपक्ष चाहता है कि भी कमेटी में किसी न किसी मेंबर को बुलाया जाए, विपक्ष को भी न्योता दिया जाए, फिर एक साथ मिलकर अब फैसला लिया जाए कि भारत देश में इस महामारी पर किस तरीके से कंट्रोल नियंत्रण पाया जा सके। क्या कहेंगे? अरे देखिए, ऐसा नहीं है, विपक्ष तो हमारे बैठे हुए हैं, इनकी भी कई जगह पे सरकार है और इनके मंत्री, इनके जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं उनको प्रधानमंत्री जी बुलाते हैं, उनसे पूरे सजेशन लेते हैं। एक मिनट, आप मुझे बात पूरी करने दीजिए, बोलने दीजिए। हाँ, अब ये सोनिया गांधी जी अगर राहुल गांधी जी को बुलाने की बात कहें तो किस हक से उनको बुलाया जाए, ये मुझे समझ में नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं, अब राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी जी तो इतने महान आत्मा हैं इनके कि जिन्होंने वहां पे विदेश में जाके एक बार बोल दिया था कि MRI मशीन जो है उनको मिला दिया जाए देश में, तो देश की सारी मेडिकल समस्या दूर हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को बुला के हम क्या करेंगे भाई? है ऐसे, अब मैं उनके कोई शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे व्यक्ति को बुलाने से क्या फायदा? जो महत्वपूर्ण है, जो आपके चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको बुलाया जाता है बिल्कुल, और सजेशन लिया जाता है उनसे पूरी तरीके से। और चीफ मिनिस्टर जो एक एंटिटी है, चीफ मिनिस्टर जो एक एंटिटी है, बहुत महत्वपूर्ण एंटिटी है, और उन एंटिटीज को बुलाकर गवर्नमेंट जिस प्रकार से उनके साथ में बातचीत करके उनसे सजेशन ले सकती थी, वो ले रहे हैं, चाहे वो आपके हों, चाहे वो हमारे हों, चाहे वो किसी और भी पार्टी के हों। ठीक है, भेज करके भारत का प्रतिनिधित्व एक करके अपनी बात रखे तो ज्यादा बेहतर होगा। सोनिया गांधी को नहीं बुलाएंगे, बस सोनिया गांधी को बुला किस हक से बुलाया? सोनिया गांधी जी कौन है बताइए, क्यों बुलाया जाए उनको? सोनिया गांधी जी कौन है? आश्चर्य, भाजपा के प्रवक्ता को मुझे बताना पड़ेगा, यूपीए चेयरपर्सन है सोनिया गांधी जी। देश के अंदर दो ही पार्टी है, एनडीए और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी। आप उनको बुलाइए, हम कह रहे हैं हमारी पार्टी से आप किसी को भी बुलाते हैं, जिससे कि उनको बुलाया जाए, उनसे सजेशन लिया जाए। राष्ट्रीय स्तरीय कमेटी कितना दुख है भाई साहब, इनको कितना दुख है, सोनिया गांधी जी को नहीं बुलाया। ठीक है, चलिए, कोरोना से लड़ने। लेकिन अब बात ये भी तो हो जाती है ना ब्रजेश पांडे जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक लेते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें शामिल होते हैं, तो कुछ विपक्षी दल उस बैठक में शामिल नहीं होते, तब उस सिचुएशन में आखिर क्या किया जाए, ये भी तो बताएं। नहीं करिश्मा जी, अच्छा सवाल आपने लिया। देखिए, प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक लेते हैं, वो दूसरा विषय हुआ। इस समय देश एक ऐसी महामारी से जूझ रहा है, जैसे महामारी जब चेचक का समय आया था तब इंदिरा जी को बुलाना पड़ा था, इस तरह लोगों की एक व्यक्ति कमेटी बनानी पड़ी थी। हम बार बार कह रहे हैं कि आपदा के इस समय पे हम लोग अवसर तलाशने की जगह, राजनीतिक सूझबूझ देखने की जगह, देश को कुछ गुणात्मक चीज मिल सके उसको साथ लाना चाहिए। एक कंक्रीट फार्मूला बनाएंगे, अगर आपस में बैठेंगे। ये शरद पवार जी बहुत वरिष्ठ नेता है, अरविंद केजरीवाल साहब है, ममता बनर्जी हैं, सुरजेवाला साहब है, से 15-20 लोग कमेटी सेंट्रल में बना दीजिए। आपको सोनिया जी के साथ आपको आपत्ति हो रही है तो राहुल गांधी जी को बुला लीजिए, सुरजेवाला जी, किसी बड़े नेता को बुला लीजिए। आप कम से कम शायद ये तैयारियां पहले अगर हो जाती तो बेहतर होता। चलिए ठीक है, बेहतर होता, बिल्कुल बेहतर होता, एक अच्छा रिजल्ट। अभिजीत विश्नोई जी, अब सर कोरोना को लेकर ही हम बात करेंगे, क्योंकि अब ठीक है, कुछ कुछ राज्यों से अच्छी खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि जहां पर संक्रमण दर घटा है, तो क्या हम ये माने कि अब इसकी पीक नहीं आएगी या इसकी पीक यहीं तक थी? क्योंकि फ्लक्चुएशंस तो हो ही रही हैं, इसके साथ ही वायरस भी म्यूटेट कर रहा है। आप किस तरीके से इसको समझाएंगे?
देखिए मैडम, स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो कहा गया था कि 15 मई के आसपास पीक आएगी, पर समहाउ मेरे को मध्य प्रदेश की अगर मैं अलग से बातचीत करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हम पीक के से हट करके हम एक प्लेटो फेज में आ गए हैं। लगभग थोड़ा बहुत 19-20 हम ऊपर नीचे कर ले तो रोज लगभग एक जैसे ही केसेस आ रहे हैं और लोगों की ठीक होने की संख्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे अंदर से यकीन हो रहा है कि मध्य प्रदेश में तो ये स्थिति कंट्रोल आ गई है। लेकिन हाँ, अगर बाकी राज्य देखा जाए जैसे वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, जहाँ पे अभी कहीं किसी न किसी कारणों से काफी ज्यादा भीड़ लगी थी, वहां पे समहाउ अब ये वायरस ने और ज्यादा म्यूटेट करना चालू किया है। थर्ड फेज जब आएगा तब की तब देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल तो मुझे लग रहा है स्थिति कंट्रोल होगी। एक आपके चैनल के माध्यम से हम दोनों प्रवक्ताओं से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग इस बारे में सोचते हैं कि इन मीटिंगों में या इनकी तैयारियों में किस नेता को बुलाया जाए, जबकि आइडियली अगर हमारा सही तरीका सोचा जाए कॉमन मैन के थ्रू भी, तो ये होना चाहिए कि अगर ये बीमारी ऐसी है जो कि मतलब बीमारी कोई भी होती है उसमें सही निर्णय लेने वाला तो व्यक्ति डॉक्टर होता है। आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से संपर्क कीजिए, उनके जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं आप उनकी मदद लीजिए इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से लेके सब डिसाइड करने में। एडमिनिस्ट्रेशन तो सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए होना चाहिए। आप उसमें एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंटेशन की जगह उसमें ये कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या तैयारी होनी चाहिए। आप वाई डोंट यू कर, मतलब आपने एक बार भी डॉक्टरों के साथ बैठ के अपनी कोई भी बैठक नहीं करी। किसी भी दल ने, मैं एक कोई पर्टिकुलर विशेष दल को नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी दल ने डॉक्टरों को साथ में नहीं लिया, किसी भी दल ने आज तक साइंटिस्ट के ग्रुप्स को नहीं लिया। आज ये जो डीआरडीओ ने नई ड्रग बनाई है, डीआरडीओ बेसिकली डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग रिसर्च करता है। डीआरडीओ जैसी कितनी और संस्थाएं खुल सकती हैं जो कि सरकार ही मेडिकल और वायरस रिसर्च के ऊपर कर सकती है। बार बार किसी न किसी तरह का वायरस आके हमको अटैक करता है, कभी सार्स का कर देता है, कभी बर्ड फ्लू का कर देता है और कभी स्वाइन फ्लू का आ जाता है। पर इसके लिए हम तैयारी पूरी इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं नॉन मेडिकोज। ये बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है प्रदीप माहौर जी। मैं चाहूंगी कि इस पे विचार बिल्कुल किया जाए कि क्यों ना एक डॉक्टर्स की मीटिंग को बुलाया जाए और उनसे कंसल्ट किया जाए। सही सुझाव दिया है डॉक्टर साहब ने और मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 19 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री जी लीडिंग डॉक्टर्स 19 अप्रैल 2021 लीडिंग डॉक्टर्स जो हैं उनके साथ में उन्होंने मीटिंग करी थी और इसी विषय को रखा था। जस्ट चीफ मिनिस्टर्स की बैठक से थोड़े टाइम पहले की बात है ये। तो जो दोनों चीजों पे गौर हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाए वो भी आवश्यक है क्योंकि कोरोना के समय में सबसे ज्यादा जो बाधित होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन बाधित होता है। और दूसरा कि डॉक्टर्स से भी एडवाइस ली जा रही है किस तरह से इसको किया जाए। डीआरडीओ का जो प्रोडक्शन है, जो डीआरडीओ ने जो नया उसको कराया उसको फास्ट ट्रैक में किस तरह से अप्रूवल कराया जाए, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने पूरे के पूरे इसके बंदोबस्त किए और यही कारण है कि मेडिसिन जो है अभी मार्केट में आ पा रही है। अच्छी बात है और आगे भी इसी स्तर पे बैठकें होनी चाहिए। राज्य स्तर पर भी मैं चाहूंगी कि डॉक्टर्स के साथ एक मीटिंग तो होनी ही चाहिए। बहुत कम समय है मेरे पास। ब्रजेश पांडे जी, संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा। करिश्मा जी, आपको ध्यान होगा कि जब हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी आईसीएमआर के साथ बैठ करके एक बैठक कर रहे थे तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राहुल जी क्या खूब चुप बात कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी अपने लिए तो बात करेंगे नहीं, देश की बात करेंगे। इसी तरह WHO के लोगों के साथ बैठ के बात करें तब भी इनके स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने टिप्पणी कर दिया। मेरा कहना यह है कि इस आपदा के समय तो कम से कम आप वैक्सीन को तो इससे दूर रखिए, टैक्स वसूली से। चलिए सर, माफी के साथ रोकना चाहूंगी क्योंकि समय की कमी है। ठीक है, अब आज इस डिबेट में जिस तरीके से जो सुझाव दिए गए हैं, उम्मीद करते हैं कि आगे इस पे ही बात हो। वजह सियासत के बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना है।